नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 में। और आज की हम क्लास में हम चर्चा करेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में। पिछली क्लास में हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में संपूर्ण चर्चा कर ली है। और हम आज ये नक्शा देख से ही समझ में आ गया होगा आपको, ये मानचित्र है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का, जो है फिजिकल वाला मैप। ये देखिए पॉलिटिकल मैप ये वाला है। ठीक है, देखो वेनेजुएला, कोलंबिया, ब्राज़ील, सारी कंट्रियाँ आती है। हाँ, नाम सुने होंगे ब्राज़ील फुटबॉल के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलूँगा कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर कोई और दूसरा आपको वीडियो देखना है, कोई सजेशन देना है, कोई चैप्टर पढ़ना है आपको, तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। कोई सा भी टॉपिक हो जीके के अंदर आप मेरे को बता सकते हैं। ठीक, चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पढ़ा था, ये मैंने बनाने की कोशिश की है उत्तरी अमेरिका। नहीं, यहाँ पे अलास्का हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये कनाडा देश हो गया, ये यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये हो गया मैक्सिको। तो मैक्सिको से लेके और मैक्सिको से नीचे जो पनामा सिटी है, पनामा सिटी से पनामा नहर से जुड़ता हुआ आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो मैक्सिको से लेके और दक्षिण अमेरिका तक ये जो पूरा पार्ट है ना, इसे क्या किस नाम से जाना जाता है? लेटिन अमेरिका। आपने बहुत बार नाम सुना होगा लेटिन अमेरिका का है। तो लेटिन अमेरिका मैक्सिको से लेके दक्षिण अमेरिका तक का पूरा संयुक्त रूप से इसको लेटिन अमेरिका कहा जाता है। क्योंकि यहाँ बोली जाने वाली सबसे ज़्यादा भाषा है वो स्पेनिश, पुर्तगाली और फ्रेंच का जन्म लेटिन से ही हुआ है। कैसे कि यहाँ पे देखो, इन जो देश हैं ना, ये महाद्वीप में जो देश आते हैं, और ये यहाँ पे जो देश देखो, पनामा शहर है ना, यहाँ पे कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है? यहाँ पे बोली जाती है स्पेनिश, है ना। यहाँ बोली जाती है पुर्तगाली, अलग से फैक्ट लिख लेना ये। और यहाँ बोली जाती है फ्रेंच। सारी मिक्स रूप में यहाँ पे भाषाएं बोली जाती है, और इन भाषाओं का जन्म लेटिन भाषा से हुआ है। लेटिन अमेरिका इस वाले देश को, वाले क्षेत्र को संयुक्त रूप से कहा जाता है। ठीक है, तो लिख लोगे है ना। अब देखो, अब मैं आपको बताऊंगा, आपको मैं ये लिखवा देता हूँ कि मैक्सिको, लिख लो मैं जैसे लिखवा रहा हूँ। मैक्सिको व दक्षिण अमेरिका, मैक्सिको व दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को संयुक्त रूप से लैटिन अमेरिका महाद्वीप कहा जाता है। लैटिन अमेरिका कहा जाता है क्योंकि यहाँ बोली जाने वाली भाषा कौन कौन सी है? स्पेनिश, पुर्तगाली व फ्रेंच का जन्म लैटिन भाषा से हुआ है। ठीक है, चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखो, ब्राजील, ब्राजील दक्षिणी अमेरिका। ब्राजील क्या? ब्राजील दक्षिण अमेरिका के दो देश, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। दो देश कौन कौन से दो देश? चीनी नहीं, चिली, चीनी लिख देता हूँ। चिली व इक्वाडोर। इक्वाडोर को स्पर्श नहीं करता, को स्पर्श नहीं करता। इसका क्या मतलब है वो अभी देखो, आप मैप देखो। आपका ये ब्राज़ील है, ग्रीन कलर में पूरा ब्राज़ील है। तो दक्षिण अमेरिका में जितने भी कंट्रीज़ हैं,
और जितने भी मतलब आपका फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, और नीचे हम बात करें तो उरुग्वे, ठीक है, और उरुग्वे है ना, ये अर्जेंटीना, ये सारे देश हैं। तो ये कहीं ना कहीं ब्राज़ील से सीमा बनाते हैं, सीमा से जुड़े हुए। देखो, देखो, ये जुड़ा हुआ फ्रेंच गुआना, वेनेजुएला जुड़ा हुआ ना, सर्च करिए ना, कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, पराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे, सारे देश जो हैं ब्राज़ील से परंतु दो देश हैं, कौन कौन से, एक तो इक्वाडोर, तो इक्वाडोर कहीं पे ब्राज़ील से नहीं जुड़ा, ठीक है। एक है आपके चिली, ये देखो, चिली नहीं बना रहा सीमा ब्राज़ील के साथ। तो ब्राज़ील एक ऐसा देश है जो कि चिली और इक्वाडोर से स्पर्श से सीमा नहीं बनाता। आगे समझ, नेक्स्ट करो, भूमध्य रेखा, मध्य रेखा मतलब विषुवत रेखा, 0 डिग्री, ये कहाँ से गुजरती है, ब्राज़ील से। कहाँ से गुजरती है, कोलंबिया से, कोलंबिया से और इक्वाडोर से, इक्वाडोर से गुजरती है। देखो, 0 डिग्री अक्षांश, ये देखो, ये रहा 0 डिग्री, ये रहा इक्वेटर। हाँ, ये देखो कहाँ से गुजर रही है, ये ब्राज़ील से गुजर रही है, ये जा रही ब्राज़ील से, ठीक है। नेक्स्ट कोलंबिया से जा रही है, फिर इक्वाडोर से जा रही है। तो ये 3 देश हैं, केवल मात्र 3 देश हैं दक्षिण अमेरिका के जहाँ से जो है आपके विषुवत रेखा गुजरती है। नेक्स्ट लिखो मकर रेखा, मकर रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, मकर रेखा आपके गुजरती है ब्राज़ील से। मकर रेखा कौन सी है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अक्षांश और देशांतर के बारे में अगर जानकारी करनी है, आपको जानकारी चाहिए, तो मेरे को बता देना कमेंट करके, मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दूँगा, ठीक है। अक्षांश और देशांतर के बारे में आपको बता दूंगा कि कौन से व्रत होते हैं, आर्कटिक व्रत, अंटार्कटिका व्रत, मकर व्रत और आपके कर्क व्रत, ठीक है, बहुत अच्छे से समझा दूंगा। तो हम बात करें थे, मकर रेखा जो है आपके दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील से गुजरती है, पराग्वे से गुजरती है, और आपके अर्जेंटीना से गुजरती है, और आपके चिली से गुजरती है। देखो कहाँ कहाँ से गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को मकर रेखा कहते हैं, जो कि 23.5 डिग्री साउथ, है ना। ये देखो आपके ब्राज़ील से गुजर रही है, पराग्वे से गुजर रही है, देखो पराग्वे यहाँ है, उरुग्वे नीचे है, तो देखना ध्यान रखना, पराग्वे ऊपर है, उरुग्वे नीचे है, पराग्वे से मकर रेखा गुजरती है। अब देखो ये अर्जेंटीना आ गया, और ये यहाँ से गुजर गई, कर्क रेखा आपको पता, सॉरी, कर्क रेखा तो यहाँ से गुजरती नहीं, कर्क रेखा तो आपके अमेरिका महाद्वीप से गुजरती है, दक्षिण अमेरिका में से साउथ जो अमेरिका है यहाँ से आपके विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा जो है 3 देशों से गुजरती है, ब्राज़ील से, कोलंबिया से और इक्वाडोर से। जबकि मकर रेखा आपके ब्राज़ील से गुजरती है, पराग्वे से गुजरती है, अर्जेंटीना से गुजरती है और चिली से गुजरती है, ठीक है। आगे समझ में, अब पेरू और बोलिविया चीज़ मैं बताऊँ आपको, फिजिकल इसमें दिखाता हूँ। ये देखो, पेरू, पेरू देश है, और ये है बोलिविया, इन दोनों की सीमा ये रही। यहाँ पे देखो ये क्या है, पानी का, पानी नहीं है ये है, पानी तो है ही, पर ये एक झील है, झील है, झील है, कौन सी झील है, टीकाका, कौन सी झील है, टीकाका। तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम, कि टीकाका झील पेरू और बोलिविया पर है। देखो, टीकाका पेरू व बोलिविया की सीमा, बोलिविया की सीमा पर, ठीक। आगे समझ में, आगे समझ में, ठीक है। अब हम बात करते हैं
भौतिक विभाजन के बारे में, भौतिक प्रदेश के बारे में बात करते हैं, दक्षिण अमेरिका के भौतिक प्रदेश के बारे में। उससे पहले हम बात करते हैं, देखो अपन ने क्लास पढ़ी थी उत्तरी अमेरिका की, तो उत्तरी अमेरिका के यहाँ पे पश्चिमी क्षेत्र में एक पर्वत रेखा गुजरती है, पर्वतमाला गुजरती है, वो कौन सी है? उसका नाम था रॉकी। इसी तरह से दक्षिणी अमेरिका ये पर्वतमाला गुजरती है इसी क्षेत्र की तरफ, उसका नाम, क्या नाम है उसका? उसका नाम है एंडीज। ठीक, आगे समझ में, रॉकी पर्वतमाला और एंडीज पर्वतमाला। देखो आपको नक्शे में दिखाता हूँ। ये जो है ना, ब्राउन ब्राउन, ये एंडीज पर्वतमाला गुजर रही है, देखो इस तरफ से पश्चिमी तट पे, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे से आके एंडीज पर्वतमाला है। और एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम? माउंट एंका का गुआ। कहाँ पे स्थित है? अर्जेंटीना में। कहाँ पर है? माउंट एंका का गुआ, अर्जेंटीना। और एंका कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में किस जगह पे? फिजिकल ज्योग्राफी में दिखाएंगे, फिजिकल में। आगे समझ में। एंडीज के मध्य में बोलिविया का पठार पाया जाता है। एक बार मैं आपको लिखवा देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। लिखो इसमें, वो कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी पश्चिम भाग पर एंडीज पर्वतमाला, पर्वतमाला है। ठीक है। एंडीज की सर्वोच्च चोटी, एंडीज की सर्वोच्च चोटी, एंडीज की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? एंका का गुहा। क्या हाइट है इसकी? ये 6,960 ऊंची है। ठीक है। नेक्स्ट लिखो, एंडीज के मध्य में बोलिविया का पठार पाया जाता है। ये मध्य में बोलिविया का पठार पाया जाता है। एक बार लिख लो, मैं समझा देता हूँ। पठार पाया जाता है। आज देखो राइटिंग क्या जोरदार चल रही है। ठीक है। बोलिविया का पठार पाया जाता है, और जिस पर टीटीकाका झील स्थित है। टीटीकाका झील स्थित है। नेक्स्ट लिखो, यह झील यह झील दक्षिण अमेरिका की मीठे पानी की सबसे ऊंची झील है। बहुत हाइट पे है ये झील, क्योंकि बोलिविया का पठार ही बहुत हाइट पे है ना, सबसे ऊंची झील है। रोकी एंडीज के बारे में लिखो थोड़ा सा फैक्ट। एंडीज एंडीज है जो विश्व की दूसरी ऊंची चोटी, दूसरी ऊंची चोटी तथा सबसे लंबी सबसे लंबी वलित पर्वतमाला। ठीक है। इसका क्या मतलब है वलित पर्वतमाला का? कि पता है आपने, हिमालय भी तो वलित पर्वतमाला है। मतलब इसका यह है कि यहाँ पे देखो, ये इधर से प्लेट सरकी, ये इधर से प्लेट सरकी, बीच का अवसाद थे ना, इनमें हुआ संकुचन। इधर से भी ये गति कर रही है, इधर से भी ये गति कर रही है, तो बीच पदार्थ है ना, ये हो गए सेडिमेंट्स जिसे बोलते हैं। ये हो गए, गलन पड़ गए इनमें, तो ये ऊपर उठने लग गए, ऊपर उठने लग गए, ये देखो ऊपर उठने लग गए और पहाड़ का नहीं। विश्व दूसरी ऊंची, अब पहली कौन सी है?
ये आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताओ। ठीक है, कौन कमेंट करेगा, देखता हूँ किस किस को आता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी, ये कहाँ पे है? इक्वाडोर में। हाँ, अब इसके सब मैप पे पढ़ेंगे, पहले एक बार लिख लो। कोटोपैक्सी विश्व की सबसे ऊंची, सबसे ऊंची ज्वालामुखी, ज्वालामुखी है। ठीक है, अब चलो मैं बताता हूँ, देखो अपन ने क्या क्या लिखा है, हम इसमें बात करेंगे। एंडीज जो है सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट काकागुआ, तो हमने पढ़ लिया 6,960 मीटर। ठीक है, पहला फैक्ट हो गया, कर लिया। दूसरा देखो, एंडीज के मध्य में बोलिविया का पठार है। अब एंडीज के मध्य में बोलिविया एक कंट्री का नाम भी आपको पता है, तो ऑब्वियसली बात है कि बोलिविया का पठार बोलिविया कंट्री में, तो ये देखो बोलिविया का पठार ये। ठीक, तो इसी पे ही टीटा, ये देखो ये पूरा ये पठार ही है, तो इसी पर है टीटिका का झील। ये टीटिका का झील हो, जो सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है ना? ये तो लिखवाया मैंने, और क्या लिखवाया है ना? दूसरी ऊंची चोटी, सबसे लंबी वलित पर्वतमाला, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब देखो कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी की हम बात करें तो कोटोपैक्सी कहाँ पे? इक्वाडोर में। अब देखो मैप में, देखो इक्वाडोर कहाँ है, ये रहा, देखो सबसे लास्ट, अलग ही है। तो यहाँ पे देखो कोटोपैक्सी में, इक्वाडोर में कोटोपैक्सी ये रहा, सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे ऊंची ज्वालामुखी। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज़ और मैं बताता हूँ, यहाँ की जो प्रमुख नदी है ना, यहाँ की, यहाँ की, ये मतलब यहाँ की प्रमुख नदी तो अमेजन है, सबको पता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं बात करूँ दूसरी तरफ की, यहाँ पे एक नदी है, उसका नाम है साओ फ्रांसिस्को। क्या नाम है उसका? साओ फ्रांसिस्को, के बारे में हम चर्चा करें। साओ फ्रांसिस्को नदी है, ये है पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र ये वाला है। अब इसमें देखो कहाँ पे दिखेगी नदी, ये देखो, ये जो नदी, साओ फ्रांसिस्को नदी है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है ब्राज़ील के लिए, है ना? ये मैं आपको भौतिक विभाजन करवा रहा हूँ, है ना? सारी चीज़ें पढ़ेंगे, एक बार थोड़ा मोटा मोटा आइडिया। मध्यवर्ती मैदान के बारे में हम बात करें, देखो पश्चिमी हो गया, पूर्वी हो गया, हम मध्यवर्ती मैदान के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो नदी है वो देखो ओरिनिको, ओरिनिको नदी कहाँ है? ये ओ नॉर्थ, नॉर्थ के बाद कौन सी नदी है? अमेजन नदी, अमेजन ये। ठीक है, उसके बाद कौन सी नदी? ला प्लाटा, कौन सी नदी है? ला प्लाटा नदी। ला प्लाटा नदी का मतलब है कि ये तीन नदियों से मिलकर बनी, कौन कौन सी नदियाँ? पराना, पराग्वे और उरग्वे। ठीक है, देखो उरग्वे ये नदी, पराग्वे ये नदी, और पराना भी हो, तीनों नदियों से जो मिलके जो क्षेत्र बना है ना, इसे प्लाटा कहते हैं। इसे रियो डी प्लाटा भी कहा जाता है। समझ में आ गई? ठीक है, कौन से प्लाटा कहा जाता है? रियो डी प्लाटा कहा जाता है। अभी मैं आपको लिखवा देता हूँ, आगे समझ में? लिखते हैं हम इसे, यहाँ तक लिख ही लिया। अब देखो इसमें लिखो, इसमें लिखो, महाद्वीप के, इस महाद्वीप के पूर्वी उच्च भूमि में, पूर्वी उच्च भूमि में महत्वपूर्ण नदी, महत्वपूर्ण नदी, कौन सी नदी है महत्वपूर्ण नदी? साओ फ्रांसिस्को, कौन सी नदी? साओ फ्रांसिस्को, किसको वाले, किसको? और मध्यवर्ती मैदान की हम बात करें तो मध्यवर्ती मैदान, मध्यवर्ती मैदान में हम देखें कौन कौन सी नदियां हैं? ऊपर ही ऊपर कौन सी है, अभी बताई थी ना, ओरिनिको, ओरिनाको। ठीक है, उसके बाद विश्व की सबसे फेमस नदी अमेजन। ठीक है, उसके बाद ला प्लाटा, ला प्लाटा मतलब ये तीन नदियों से मिलके बने, कौन कौन सी तीन नदियां? पराना, परागवे, और तीसरी उरुग्वे। हाँ,
पराना ब्राजील में, पराग्वे पराग्वे देश में है, उरुग्वे उरुग्वे देश में। नेक्स्ट लिखो। ओरिनिको की सहायक नदी। ओरिनिको की सहायक नदी। सहायक नदी क्या नाम है उसका? केरो नदी। ध्यान रखना, मैं अभी बताता हूँ मैप। केरो नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा दोनों में अंतर है। सबसे बड़ा कौन सा बताया था? नियाग्रा। और सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है एंजिल जलप्रपात, जो कि दक्षिण अमेरिका में। ध्यान रखना दोनों फैक्ट के बारे में। ठीक है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऊंचाई कितनी है कोई मतलब नहीं है उसका अपन को, है। नेक्स्ट लिखो। अमेजन नदी। अमेजन नदी के बारे में। अमेजन नदी पेरू से निकलती है। पेरू से निकलकर ब्राजील होते हुए, ब्राजील होते हुए उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक सागर में गिरती है। समझ में आ गया? तो पेरू से निकलती है, ब्राजील होती हुई जाती है और अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। जो कि सबसे बड़ा, सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र का निर्माण करती है। मतलब अमेजन नदी का अपवाह क्षेत्र विश्व में सभी नदियों के अपवाह क्षेत्र से बड़ा। अपवाह क्षेत्र क्या होता है वो बताता हूँ अभी। ठीक है, एक चीज और लिख लेते हैं इसमें। अमेजन नदी के पास, अमेजन नदी के पास, अमेजन नदी के पास वर्ष भर वर्षा होती है। क्यों होती है वो मैं बताऊंगा अभी। वर्ष भर वर्षा होती है। इस पर दो इस पर दो नदी बंदरगाह है। ध्यान रखना, नदी बंदरगाह इंपॉर्टेंट है बहुत। कौन कौन सी है? कौन कौन से बंदरगाह है? एक तो है मनोस, ये कहाँ पे? ब्राजील के अंदर। दूसरा कौन सा है? इक्विटोस। मनोस और इक्विटोस। इक्विटोस कहाँ पे है? पेरू में। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखवाया आपको। लिखवाया है आपको सबसे पहला, ओरिनिको की सहायक नदी है केरो। ओरिनिको येरी, और इसकी सहायक नदी है केरो। ये देखो केरो। तो ये एंजल फॉल्स विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ये रहा। ठीक है। सेकंड क्या लिखा है? अमेजन नदी पेरू से निकल। पेरू कहाँ पे है? ये इसमें देखो, ये रहा पेरू। यहाँ से ये निकल रही है, देखो पेरू से निकल रही है ना। तो पेरू से निकल के, अच्छा इसी में देख लो, पेरू से निकलती है, ब्राजील में प्रवेश करती है, ब्राजील में बहती है बहती है बहती है, और ये उत्तरी अटलांटिक, ये देखो उत्तरी अटलांटिक सागर यहाँ अपना जो है गिरा देती है। यहाँ पे मनोस, इक्विटोस, इक्विटोस भी है देखो। टोस और मनोस, इक्विटोस है पेरू के अंदर। ठीक है, ये दो बंदरगाह है, नदी बंदरगाह। समझ में आ गई? अमेजन नदी पर वर्ष भर वर्षा होती है। वर्ष भर वर्षा होती है ना। वर्ष भर वर्षा क्यों होती है? क्योंकि ये इक्वेटर के नज़दीक, इक्वेटर के नज़दीक है। मतलब इक्वेटर पे सूर्य जो है वर्ष भर चमकता है ना। मतलब भूमध्य रेखा पर सूर्य चमकता है। सूर्य चमकेगा तो गर्मी ज़्यादा होगी, गर्मी ज़्यादा होगी तो संघनन क्रिया भी ज़्यादा होगी, संघनन क्रिया ज़्यादा होगी तो बारिश भी बारिश ज़्यादा होती है। ठीक है। अब ये नदी देखो, ये नदी बह रही है। अब इसकी जो सहायक नदी है ना, कितनी सारी सहायक नदी है देखो, ये रही बहुत सारी सहायक नदी है, उधर से भी है। तो ये जो क्षेत्र है ना, सहायक नदियों पर अमेजन का क्षेत्र, अमेजन नदी और इसकी सहायक नदी का जो क्षेत्र है ना, इसको पूरे को अपवाह क्षेत्र कहते हैं। मतलब कितने को वो बहती है या कितनी
जो है द्रोणी, अमेजन की द्रोणी भी इसे कहते हैं। आगे समझ में, मतलब अमेजन नदी मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो है अपवाहित क्षेत्र को ही अपवाह क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, आगे अब हम बात करेंगे जलवायु की। अमेजन नदी विषुवत रेखा के पास है, समझ में आ गया, सॉरी। अमेजन नदी विषुवत रेखा के पास है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप, विषुवत रेखा के पास से वर्षा ज़्यादा होती है तो सघन वन पाए जाते हैं, सघन वन पाए जाते हैं, तो इन सघन वनों को क्या कहा जाता है, ट्रेल वॉस कहा जाता है। ठीक है। और अमेजन के उत्तर में ओरिनिको नदी के आसपास के जो क्षेत्र है ना, अमेजन के उत्तर में, अमेजन ये नदी इसके उत्तर में ओरिनिको नदी एरी के पास वाले क्षेत्र को लानोस कहते हैं। तो लानोस, ये देखो सेलवोस, तो अमेजन के दोनों में सेलवोस, ओरिनिको के पास लानोस। ठीक। ब्राजील के दक्षिणी भागों में, ब्राजील कहाँ है, ये ब्राजील है पूरा, कहाँ पे, ये पूरा ब्राजील है ना, के दक्षिणी भागों में क्या कहा जाता है, कैंपोस। क्या कहा जाता है, कैंपोस, कंपोज कहा जाता है, हुआ है ये कंपोज। ठीक है, ब्राजील के दक्षिण भाग कंपोज। एक, अब एंडीज भागों के, एंडीज जो पर्वतमाला है इसके पूर्वी ढलान, पूर्वी मतलब तरफ वाला जो भाग है, यहाँ पर जो है वनस्पति को क्या कहा जाता है, मोन्टाना। क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मोन्टाना। ठीक है, ये लिखा हुआ नहीं है, बाकी इसे मोन्टाना का बात करेंगे। अब देखो अर्जेंटीना और पश्चिमी पराग्वे, अर्जेंटीना, ये अर्जेंटीना वाला क्षेत्र है, देखो दिख रहा होगा आपको मैप, ये अर्जेंटीना आ रहा है ना, और पश्चिमी पराग्वे मतलब ये वाला जो क्षेत्र है, ध्यान रखना, ये जो क्षेत्र है ना, कौन सा, ये वाला, क्या कहते हैं इसे, ग्रान चाको। क्या कहते हैं, ग्रान चाको, है ना, क्या कहा जाता है, ग्रान चाको। यहाँ की एक विशेषता है कि यहाँ कठोर लकड़ी होती है, इसे क्वेब्रेको नाम दिया गया है, क्वेब्रेको। क्वेब्रेको से मतलब क्या है, क्वेब्रेको से मतलब है कि ये विश्व की सबसे कठोर लकड़ी होती है, जिसे कुल्हाड़ी तोड़ने वाली लकड़ी भी कहा जाता है। कौन सी कहा जाता है, कुल्हाड़ी तोड़ने वाली लकड़ी, सबसे कठोर लकड़ी होती है क्रांचाको में, क्वेब्रेको। क्रांचाको में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, कहाँ पे, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। ठीक है, अब देखो अपन लिख लेते हैं जो हमने समझा है इसके बारे में, समझ में आई गया होगा आपको, हम इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं, है ना। तो में लिख लो, अमेजन नदी के आसपास सघन वन मिलते हैं, सघन वन मिलते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, सेलवास, सेलवास कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, तीन चार पॉइंट, सेलवास, कंपोस्ट, ग्रांड चाको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि किस नदी के पास कौन सा वाला मिलता है। ठीक, देखो ओरिनिको नदी के पास स्थित वन क्या कहलाते हैं, लानोस। ठीक है, नेक्स्ट चलो, ब्राजील के दक्षिणी भाग में, ब्राजील के दक्षिणी भाग में जो घास के मैदान है, घास के मैदान, इन्हें क्या कहा जाता है, कंपोज। क्या कहा जाता है, कंपोज, सूजी कंपोज नहीं, कंपोज। आ रहा समझ में। अब देखो नेक्स्ट लिखो, एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला के पूर्वी ढलान, बताया था ना अभी आपको, पूर्वी ढलान पर वनस्पति होती है, क्या कहा जाता है उसे, उसे कहा जाता है मोन्टाना। क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मोन्टाना।
ठीक। नेक्स्ट लिखो, उत्तरी अर्जेंटीना, उत्तरी अर्जेंटीना वह पश्चिमी पराग्वे, बताया था भी आपको, के बीच जो वनस्पति है, के बीच जो वनस्पति उसे क्या कहा जाता है, ग्रान टाको। कहीं पे भी कोई भी नहीं पढ़ाएगा किसी भी क्लास में, ये अपन को ये पढ़ना जरूरी है, ठीक। कोई कहीं पे भी नहीं पढ़ा। तो चैनल पे सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा आपको। अगर एक बार पढ़ लिए ना तो कहीं पढ़ने की जरूरत और नहीं है, आप कंटेंट देख के समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा ध्यान से सब्सक्राइब पे ध्यान दो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, अपना आप हो जाएगा सब्सक्राइब, तो शेयर नहीं करोगे तो कहाँ से होगा। पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं ना, सब कर लेते हैं, ठीक है। ग्राम चक्र के बारे में एक जानकारी लिखो, यहाँ कठोर मतलब हार्ड लकड़ी मिलती है, इसका क्या नाम है, वे ब्रेको, है ना। तो क्या नाम दिया गया है, कुल्हाड़ी, तोड़ने वाला, कुल्हाड़ी टूट जाती है लकड़ी को काटने के चक्कर में, कुल्हाड़ी तोड़ने की लकड़ी, ठीक। आगे समझ में, ये था। अब एक चीज बताऊं मैं आपको, एक फैक्ट लिखो कि दक्षिण पेरू, मतलब पेरू का दक्षिणी भाग वह उत्तरी चिली के मध्य एक मरुस्थल है, जिस क्या नाम दिया गया, आटा कामा का मरुस्थल। देखो मैं, देखो क्या, देखो ये पेरू, ये चिली, इसके तो दक्षिण में और इसके उत्तर में इस जगह पे क्या है, आटाकामा का मरुस्थल, आटाकामा देवी। आगे दिख गया, आगे समझ में, आगे समझ में। जलवायु के बारे में मैं अलग से पढ़ाऊंगा कि जैसे कौन सी जलवायु कौन सी होती है, जैसे मैं बताऊँ, भूमध्य विषुवतीय जलवायु क्या होती है, सवाना जलवायु क्या होती है, मानसूनी जलवायु क्या होती है, स्टेपी जलवायु क्या होती है, भूमध्य सागरीय जलवायु क्या होती है, इसके बारे में मैं बात जो है बाद में पढ़ा दूंगा, क्योंकि आपके वीडियो में इतना आएगा नहीं, वो मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कि अभी टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ये है कि कंप्लीट नहीं हो पाएगा, अलग से मैं वीडियो उस यूरोपीय जलवायु क्या होती है, तो बहुत सारी जलवायु के प्रकार हैं जो हम बात करेंगे। अब देखो, अर्जेंटीना के दक्षिणी पूर्वी भाग में ना एक पठार मिलता है, कहाँ पे, अर्जेंटीना के दक्षिणी पूर्वी भाग में पठार मिलता है। कौन सा, अर्जेंटीना ये रहा, ये दक्षिणी एक पठार है, और यहाँ पे है एक पठार पे मरुस्थल, उसका नाम है पेटागोनिया का मरुस्थल। क्या नाम है, पेटागोनिया का मरुस्थल। वहाँ पर एक पक्षी पाया जाता है, उसका नाम है रिया, ठीक है? उसका नाम क्या है, रिया। तो अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल में भी पाया जाता है, अफ्रीका महाद्वीप पढ़ेंगे ना तो एक कालाहारी मरुस्थल है अफ्रीका में, तो वहाँ पे भी ये रिया पक्षी पाया जाता है ना। सॉरी एक सेकंड, कंफ्यूज हो गया। पेटागोनिया का मरुस्थल है, ठीक है, अर्जेंटीना के दक्षिणी पूर्वी भाग में, पेटागोनिया का पठार है, उसके ऊपर मरुस्थल है, ठीक। तो यहाँ पर एक पक्षी पाया जाता है रिया। तो रिया पक्षी की प्रजाति क्या है कि कालाहारी मरुस्थल में शतुरमुर्ग पाए जाते हैं ना, शतुरमुर्ग, है ना। और ऑस्ट्रेलिया में एमू पक्षी पाया जाता है, तो इन दोनों की प्रजाति से मिलता हुआ रिया, मतलब ये भी बहुत बड़ा होता है और उसके अंडे भी। अब हम बात करेंगे कि दक्षिण
जो अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पैटागोनिया तट, इसका निर्माण क्या हुआ था, इसका निर्माण क्यों हुआ था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम बाद में, अभी हम केवल फैक्ट पे चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि देखो, मैं बताऊं, अब आप सोचोगे कि आटाकामा मरुस्थल की तो बात ही नहीं करेगी, इनकी का निर्माण क्यों हुआ था। तो देखो, मैं बताऊं आपको, विश्व के जितने भी मरुस्थल है ना, वो पश्चिमी तट पे मिलेंगे। आपका अटलांटिक, सॉरी आटाकामा का हो गया इधर, या फिर हम बात करें सहारा की, या हम बात करें अपने थार के रेगिस्तान की, या कालाहारी की बात करें, परंतु ये पेटागोनिया का आपका पश्चिमी भाग की तुलना में काफी मिलता है। जो मिलता है उसके बारे में करें, अभी हम फैक्ट पे ध्यान देंगे। अब इसमें लिखो, फसल के बारे में हम चर्चा कर लेंगे, है ना। फसल में हम बात करें कहवा, कहवा मतलब कॉफी, ये कहाँ से मिलता है, आपके ब्राजील से। कहवा मिलता है आपके कोलंबिया से। कहवा कहाँ से मिलता है, आपके इक्वाडोर से। ठीक है। ब्राजील में एक क्या है, मंडी है, साओ पोलो। साओ पोलो एक जगह, ये कहवा मंडी है, कौन सी है, कहवा मंडी। ब्राजील में एक बंदरगाह है, सेंटोस, सेंटोस है, इसको कहवा बंदरगाह कहा गया। ठीक है ना, कहवा हो गया। अब लिखो गेहूँ, गेहूँ के बारे में हम पंपास के क्षेत्र में उत्पादन होता है, पंपास के क्षेत्र में उत्पादन। अब पंपास कहाँ है, इसके बारे में बताता हूँ। पंपास है आपके अर्जेंटीना के अंदर, है ना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है, सर्वाधिक गेहूँ। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना अर्जेंटीना। देखो मैं बताता हूँ, पंपास के बारे में बात करेंगे तो ये रहा, अर्जेंटीना का क्षेत्र होगा। ठीक है, ये है ना। हम बात करते हैं गन्ने की। गन्ना कहाँ मिलता है यहाँ पे, विषुवत रेखीय जलवायु में, विषुवत रेखीय जलवायु। और विषुवत रेखीय जलवायु कहाँ मिलेगी, विषुवत रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में, है ना। मतलब ब्राजील में भी आपको गन्ना मिलेगा, कोलंबिया में मिलेगा। नेक्स्ट लिखो, खनिज संसाधन। खनिज संसाधन के बारे में हम लिखते हैं, हम जानते हैं कि लोहा की बात करते हैं, लोहा कहाँ मिलता है, यहाँ पे ब्राजील में, ब्राजील एक जगह है, इसका नाम है मिनास जिरास। मिनास जिरास एक जगह है, यहाँ से आपके लोहा मिलता है। एक और जगह से मिलता है, कहाँ पे, वेनेजुएला, वेनेजुएला के गयाना का पठार है, यहाँ से मिलता है, कुछ कोटि का लोहा मिलता है। ठीक। हम बात करें तांबा की, तांबा के लिए हम बात करें तो तांबा सबसे ज़्यादा मिलता है आपके चिली में। चिली में खाने हैं कुछ, उसका नाम है चुकुई। देखो वीडियो में इसमें वीडियो में इसमें इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, वीडियो में इसमें ये चीज़ें नहीं पूछी जाएगी इधर वाली। ये वाले तो जरूर पूछ सकते हैं, लोहा ब्राज़ील में, वेनेजुएला में, तांबा में। हार्ड पेपर आ गया तो अलग बात है, बाकी नॉर्मल पेपर में नहीं पूछा जाएगा, पर बारिश रेंज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बारिश फ्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। चुकई कमेटा जगह का नाम है, ठीक है, यहाँ पर जो है तांबे का भंडार पाया जाता है। वो तो तांबे की राजधानी भी कहा जाता है, तांबे की राजधानी। सोचो कितना ज़्यादा तांबा मिलता है, फेमस है पूरी दुनिया में तांबा। ठीक है। बॉक्साइट की हम बात कर लें, बॉक्साइट, बॉक्साइट कहाँ पे मिलता है, ब्राज़ील में। कहाँ मिलता है, गुयाना।
अब लास्ट हम बात करते हैं खनिज तेल की। खनिज के अंदर जो है आपका कंप्लीट खनिज तेल पूरे विश्व भर में फेमस है। कौन सा? वेनेजुएला। वेनेजुएला। फिर है त्रिनाद टैबेको। ये कहाँ पे है? अभी आप ये सोच रहे हैं। वेनेजुएला में तो एक है मराकाइबो झील। हाँ, काइबो झील। हाँ, यहाँ से निकलता है तेल। ये विश्व का सबसे बड़ी लेगून झील। लेगून झील क्या होती है वो भी मैं आपको बता दूंगा। मराइकाबा झील के तट पर है ना मराइकाइबो एक बंदरगाह भी मिलता है। यहाँ से है ना विश्व में तेल का व्यापार होता है। फिर तेल बंदरगाह भी कहते हैं या तेल पत्तन भी कहा करता है। ठीक। अब देखो मैं आपको बताऊँ तो अपन ने पढ़ा ना फसल के बारे में मैं चर्चा करता हूँ। हमने बात करी लोहे की। लोहा मिलता है आपके ब्राजील के दक्षिण पूर्वी भाग में। मिनास जराइस एक कौन सा है? स्टेट है। मिनास जराइस एक स्टेट आपको दिख रहा होगा। मिनास गिराइस दक्षिण पूर्वी भाग में बात। ब्राजील की राजधानी है ब्रासीला। ब्राजीला। देखो सेंटोस बंदर ये रियो डी जेनेरियो मिल गया। मिनास गिराइस का नहीं दे रखा है इसमें लेकिन ये दक्षिण पूर्वी भाग में इसी जगह पे आएगा। ठीक। हम बात करते हैं कॉफ़ी की। कॉफ़ी की बात करते हैं तो कॉफ़ी में ब्राज़ील कोलंबिया और इक्वाडोर। ब्राज़ील कोलंबिया और इक्वाडोर में मिलते हैं लेकिन ब्राज़ील में जो है कहवा की मंडी कहा करते हैं इससे। साओ पोलो। साओ पोलो है यहाँ पे साओ पोलो। ये रहा साओ पोलो। ये क्या कहा जाता है? कहवा की मंडी। और ये सेंटोस कहवा का बंदरगाह। आगे चीज़ें समझ। ठीक है। गेहूँ मिलता है पंपाज में अर्जेंटीना के पंपाज में। समझ में आई क्या था? लोहा जो है मिनास जेराइस में मिलता है। वेनेजुएला के गुआना के पठार में मिलता है। वेनेजुएला में गुआना का पठार है। ये इसमें देखिएगा फिजिकल वाले। तेरा गुआना उच्च भूमि। ठीक है तो यहाँ से आपके लोहा मिलता है। तांबे की बात करें तो तांबे का है आपके चिली में। चिली का है या आपका चिली। चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो। चिली। तो चिली में सुके कुमाटा एक पठार है। ये आपके तांबे के अटूट भंडार। तांबे की राजधानी का बॉक्साइट ब्राजील और गुआना में मिलता है। खनिज तेल की बात करें तो वेनेजुएला और ट्रिनिडाद टोबैगो। वेनेजुएला और ट्रिनिडाद टोबैगो। माराकाइबो जी। केरी माराकाइबो। यहाँ पे बंदर का है। ट्रिनिडाद टोबैगो किधर है के बारे में? ट्रिनिडाद टोबैगो यहाँ ये कैरिबियन सागर के पास में। ये द्वीप है ना मोस्ट। ये ट्रिनिडाद टोबैगो। ये ट्रिनिडाद टोबैगो यहाँ पे और आपके यहाँ पे माराकाइबो। यहाँ दो जगह पे आपके दक्षिण अमेरिका में खनिज तेल मिलता है। आगे समझिए। ये आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हुआ कंप्लीट। एक बहुत इजी लैंग्वेज में समझा है और एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको छोड़ने लायक। सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैं बता दूँ। और नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट हो गया। साउथ अमेरिका ये कंप्लीट हो गया। सर हम बात करेंगे या तो ऑस्ट्रेलिया उठा लेंगे तो 2 दिन है हो गए। अब ऑस्ट्रेलिया पढ़ लेंगे या हम बात पढ़ लेंगे अंटार्कटिका। आप जो बताएंगे उसमें से पढ़ लेंगे और पूरा इस पढ़ लेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी को कम। कोई और टॉपिक कुछ समझना है तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है। और मैं कह रहा था कि आप वीडियो में करना टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। मोस्टली कहाँ से भी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं ना करने की कोशिश किया करो। ठीक है।
ऑब्जेक्ट इतने रट लो, वहाँ पे एग्जाम में अपन को ज़्यादा दिक्कत आई। रट्टे मारने चीज़ को रटो, समझने वाली चीज़ को समझो, है ना। तो क्या इसमें देखो, मैथ बहुत सारी है, मैथ बहुत सारी है, तो कई बच्चों की मैथ तो स्ट्रांग है, तो चलो अच्छी बात है, कईयों की नहीं है, तो नहीं है तो ज़्यादा ध्यान दो मत, क्योंकि एक महीने लगे हो, एक 1 मंथ होता है। पर इस मैथ में कुछ जाओ ना तो सारे सब्जेक्ट छूट जाएंगे और कॉन्फिडेंस डाउन। तो मैथ अगर आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही तो कोई टेंशन लेने की लोड़ नहीं है। आपके पास हिंदी है, आपके पास इंग्लिश, आपके पास साइंस है, इन पे फोकस करो। करंट अफेयर इस पे फोकस करो ना। तो मैं एक छोटी सी मेरा सजेशन था, अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो चैनल पे नए, चैनल को करिए सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, क्या से समझ में आ रहा है। अभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।